तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य का लेक्चर देख रहे थे। तो आज हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के लेक्चर में मौर्य साम्राज्य का पतन देखना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन जो है किन किन कारणों से, किस किस वजह से हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन, ठीक है ना। यानी मौर्य साम्राज्य किस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से ये इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 232 ईसा पूर्व में अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही, ठीक है ना, जो अशोक इसका सबसे फेमस और सबसे महान राजा था, उसके समाप्त होते ही इसका विघटन जो है क्या हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। यानी अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और मगध साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं, ठीक है ना। अगर इसके पतन की बात किया जाए तो इसके पतन के एक नहीं बहुत सारे कारण हैं, जिसमें आज हमको फर्स्ट देखना है, ठीक है ना। फर्स्ट हम देखेंगे ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ठीक है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, इसलिए हमको देखना है कि उस समय ब्राह्मणों की क्या प्रतिक्रिया थी मौर्य साम्राज्य को लेकर, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं कि अशोक की नीति के चलते ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया शुरू हो गई, ठीक है ना। अशोक ने जो नीति चलाई थी उस नीति के चलते क्या हुआ, ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध धर्म और अशोक के यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को क्या हुआ, बहुत ज्यादा हानि हुई। जो अशोक ने यज्ञ विरोधी जो रुख अपना रखा था उसके क्या हुआ, ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा हानि हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े नए राज्यों के शासक, यानी मौर्यों के बाद जो नए नए शासक आते गए वो शासक कौन थे, वो शासक थे ब्राह्मण, ठीक है ना। मौर्यों के बाद जो नए नए राजवंश है, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश अगर आएंगे तो उसके जो शासक आए वो ब्राह्मण थे, ठीक है। शुंग वंश और कर्ण वंश वाले शासक ब्राह्मण थे। और दक्षिण में स्थित सातवाहन, ठीक है ना, साउथ में जो सातवाहन वंश था, जो डायनेस्टी था, वो भी क्या थे, वो भी ब्राह्मण ही अपने आप को मानते थे। यानी इसके विघटन में या पतन में हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व चाहे वो नॉर्थ इंडिया में चाहे साउथ इंडिया में हमको बहुत बड़े लेवल पे दिखाई देता है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखते हैं मौर्यों के पतन का, तो वो था वित्तीय संकट, ठीक है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो थी वो बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मौर्यों की जो पूरी व्यवस्था थी, सेना थी, अधिकारी थे, उसके लिए बहुत ज्यादा सैलरी वगैरह देना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सेना पर प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अधिकारी, सबसे ज्यादा अगर अधिकारियों की नियुक्ति की बात की जाएगी तो मौर्य काल से ही हमें देखने को मिलता है। तो भारी खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया, ठीक है ना, कि प्रशासनिक अधिकारियों को सैलरी वगैरह, वेतन वगैरह कैसे दिया जाएगा, क्योंकि सबसे विशाल सेना और एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र मौर्य का ही था, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रशासनिक सेना और अधिकारियों का जो तंत्र था वो मौर्यों का ही था, जिसको वहन करने के लिए क्या था, ज्यादा से ज्यादा मनी की, यानी पैसे की जरूरत थी। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि वो अपने प्रशासनिक तंत्र को मेंटेन रखने के लिए, उसको वहन करने के लिए जो देव प्रतिमाएं थी, सोने की बनी हुई थी, इनको गलाना पड़ा था ताकि उनको क्या किया जा सके, उनको सैलरी या उनको वेतन जो है वो दिया जा सके। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं दमनकारी शासन, ठीक है ना। जो दमनकारी शासन था उसने इसके पतन में क्या क्या रोल अदा किया। तो इसको देखते हैं कि साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण था प्रांतों में दमनकारी शासन, ठीक है ना। प्रांतों में क्या था, दमनकारी शासन होता था। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं इनको नुकसान हुआ, जिसमें अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचार वह बड़ा दुखी था, ठीक है ना। कई प्रांतों में क्या हो रहा था, अलग अलग प्रांतों में अत्याचार वगैरह, विद्रोह वगैरह स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से अशोक ने कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से वो क्या था, बहुत ज्यादा दुखी था, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा और चीन की महादीवार, ठीक है ना। पश्चिमोत्तर यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान का इलाका, और उसके बाद चीन की जो महादीवार थी वो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अशोक देश और विदेशों में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा, ठीक है ना। देश विदेशों में जिसने बौद्ध क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार कराया, उसी कार्य में ये जो है बहुत ज्यादा व्यस्त था, बहुत ज्यादा लीन था। अतः ध्यान नहीं दे सका कि पश्चिमोत्तर सीमावर्ती दर्रे की रक्षा
कैसे हो, ठीक है ना। भारत में जो अधिकतम आक्रमण हुए वो पश्चिमोत्तर सीमा से ही हुए, जो कि है हमारा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और पंजाब राजस्थान के इलाके। और उस सीमा पर वो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो नहीं दे सका था, जिस कारण से यहाँ बार बार आक्रमण होते रहे। मौर्य वंश के पतन के साथ ही भारत का विशाल साम्राज्य क्या हो गया, एक कमजोर हो गया, ठीक है ना। इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो कमजोर हो गया और अनेक छोटे छोटे राज्यों में उदय हो गया। और कमजोर होने की वजह से जो छोटे छोटे राज्य थे वो धीरे धीरे अलग हो गए। और इसमें जो मेनली जो दो राज्य इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा बहुत हमें पढ़ना है, वो है शुंग वंश और कण्व वंश, ठीक है ना। शुंग वंश और कण्व वंश दो नए छोटे छोटे राज्य उभर कर आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में ही देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।